ठंडी की वो सुबह एक ऐसी गर्मी लेकर आई जो इंडियन आईटी सेक्टर, पब्लिक और सरकार को झुलसाती रही। I am confident that our regulatory system has the resilience and the strength to 5 साल में जो शेयर 300% बढ़े थे वो सिर्फ 5 दिन में 90% गिर गए। 78 रुपीज पर शेयर टर्न इंटू 26। एक 15,000 करोड़ की कंपनी सिर्फ 1500 करोड़ की रह गई। It's really difficult time for us from last 3 weeks. आईटी सेक्टर का पूरा कॉन्फिडेंस टूट गया। $3 बिलियन मार्केट से गायब हो गए। रिटेल इन्वेस्टर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और लाखों लोग अपनी जिंदगी की कमाई खो बैठे। Apologize to all Satyamites and stakeholders who've made Satyam a special organization. जो लोग एक इंसान की तारीफ करते थे, Every leader with maturity and balance of approach. उनके जैसा बनना चाहते थे, Request Ramalinga Raju, a success entrepreneur, to address. वही लोग आज उस इंसान को गालियां दे रहे थे। पर सवाल सिर्फ एक ही था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 5 दिनों में 20 साल का एम्पायर अर्थ से फर्श पर आ गिरा। I believe that we have a great future ahead of us. और इंडिया का बिल गेट्स Collaboration that neither India nor United States can afford to underestimate. देश का सबसे बड़ा आईटी स्कैमर बन गया। इसका जवाब छुपा था एक इंसान के द्वारा लिखे गए एक लेटर में। लेटर में वो सब कुछ लिखा था जो कोई सोच भी नहीं सकता था। टॉप ऑफिशियल्स, ऑडिटर्स, बोर्ड मेंबर्स, पॉलिटिशियंस सब अंधेरे में थे। This is certainly the biggest corporate scandal in Indian stock market history. और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि पूरे स्कैम का मास्टरमाइंड खुद सत्यम कंप्यूटर्स के सीईओ रामालिंगा राजू थे। He came, he saw, he conquered. लेकिन ये लेटर सत्यम कंप्यूटर्स के गिरने की वजह नहीं था। ये लेटर सिर्फ एक पर्दे के हटने के जैसा था। पर्दा उस सच से जो कंपनी 20 साल से छुपा रही थी। पर्दा इंडिया की चौथी सबसे बड़े आईटी कंपनी के झूठ से। पर्दा इंडिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट स्कैम से। रामालिंगा राजू का जन्म वेल टू डू फार्मर फैमिली में हुआ था। ओयो यूनिवर्सिटी से एमबीए करके जब वो वापस इंडिया आते हैं तो वो 3 अलग अलग बिजनेसेस ट्राई करते हैं, रेस्टोरेंट, टेक्सटाइल और कंस्ट्रक्शन। बेसिकली रोटी, कपड़ा, मकान, और वो तीनों में फेल हो जाते हैं। लेकिन वो सपने देखना नहीं छोड़ते। प्रिविलेज ऑफ बीइंग फ्रॉम अ स्टेबल फैमिली। 90s में दुनिया बदल रही थी। इस बदलती दुनिया के साथ वो एक नया सपना देखते हैं और इस नई दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। नई दुनिया थी कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट की दुनिया। राजू ब्रदर्स यानी रामालिंगा राजू और रामा राजू सत्यम कंप्यूटर्स की शुरुआत करते हैं 20 एम्प्लॉयज के साथ एक रेंटेड ऑफिस में। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि आगे जाकर ऐसा कुछ होने वाला है। एम्प्लॉय काउंट 50,000 से ज्यादा, 55 ग्लोबल ऑफिसेज अक्रॉस 250 कंट्रीज, 690 क्लाइंट्स, जिसमें से कि 185 फॉर्च्यून 500 कंपनीज थी। 5 साल बाद ईयर 1992 में सत्यम बीएसई पर लिस्ट होती है। आईपीओ 17 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब। 2003 में रेवेन्यू क्रॉस कर जाती है $1 बिलियन। 2008 में $2 बिलियन। स्टॉक प्राइसेस 103 रुपीज से बढ़कर 526 हो जाते हैं। 2007 में उन्हें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। 2008 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए भी उन्हें अवार्ड मिलता है। व्हाट एन आयरनी। मीडिया और लोग उन्हें इंडिया का बिल गेट्स बुलाने लगती है। वो एक यूथ आइकन बन जाते हैं।
लग्जरी कार्स, बंगलो, पावर और वो सब कुछ जो हर इंसान का सपना होता है, वो सब कुछ था उस आदमी के पास। बट सक्सेस कम्स विथ ए कॉस्ट एंड दैट कॉस्ट इज प्रेशर टू मेंटेन दैट सक्सेस। हर क्वार्टर में ग्रोथ, हर साल एक्सपेंशन, इन्वेस्टर को खुश रखना, बिल गेट्स वाली इमेज को बचाए रखना, ये सब कुछ उनके लिए एक प्रेशर के जैसा था। और टाइम के साथ उनका ये प्रेशर बढ़ते जा रहा था और ये जो प्रेशर होता है वो हमारे सपनों की दीवार में एक क्रैक की तरह काम करता है। पूरी दुनिया की कॉरपोरेट कंपनीज और गवर्नमेंट्स दोनों ही एक अजीब सी घबराहट में थी। कंप्यूटर उस समय बिल्कुल नया था और कंप्यूटर उस समय जो ईयर है वो 2 डिजिट में दिखाता था। 31 दिसंबर 1999 के बाद डेट चेंज होगा और 1 जनवरी 2000 आएगा तो सिस्टम 2000 को 1900 समझकर क्रैश ना कर जाए और सारा डाटा रिसेट ना कर दे, क्योंकि ईयर सिर्फ 2 डिजिट में शो होता था। और अगर ऐसा होता तो बैंकिंग रुक जाती, एयरलाइन शट डाउन हो जाते, फाइनेंशियल सिस्टम रुक जाता, पावर ग्रिड्स फेल हो जाते, सब कुछ ही रुक जाता। लेकिन इस ग्लोबल पैनिक में एक अजीब आयरनी थी। एक तरफ जहां दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनीज, डेवलप्ड कंट्रीज Y2K से डर रही थी, इंडिया को Y2K का कोई डर नहीं था। क्योंकि इंडिया में लोग अभी भी पेन और पेपर पे अटके हुए थे। Y2K से इंडिया को कोई नुकसान तो नहीं होता है, बट फायदा बहुत ज्यादा होता है। इस एक इवेंट के चलते दुनिया भर की कंपनीज इंडियन इंजीनियर्स पर भरोसा करने लगती है। इन्फोसिस, TCS, विप्रो और सत्यम, इंडिया की 4 बड़ी IT कंपनी Y2K के फिक्स से ग्लोबल स्टेज पर आ जाती है। सत्यम के लिए ये एक गोल्डन फेज के जैसा था। उसे असली उड़ान यहीं पे मिलती है। 2x 3x ग्रोथ इन प्रॉफिट्स, नए क्लाइंट्स, नए ऑफिसेज, मास हायरिंग्स, एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। Y2K ने इंडियन IT का फ्यूचर डिफाइन किया था, पर हर क्राइसिस की तरह इसका एंड भी एक ट्विस्ट लेकर आता है। जो चीज़ दुनिया को डरा रही थी वो शायद इतनी खतरनाक थी ही नहीं, वो शायद इतना बड़ा थ्रेट कभी था ही नहीं। और Y2K का प्रॉब्लम वैसे भी 2000 आने से पहले फिक्स हो जाता है। कोई क्रैश नहीं होता है, कोई काम नहीं रुकता है, सब कुछ जैसे चल रहा था बिल्कुल वैसे चलता रहता है। और जैसे ही Y2K का डर खत्म होता है, Y2K के कॉन्ट्रैक्ट रुकने लगते हैं। पहली बार सत्यम की मेटियोरिक राइज ने एक ठंडी हवा महसूस की थी। पहली बार सत्यम कंप्यूटर्स के ग्रोथ में एक रुकावट दिखाई दी थी और ये सिर्फ एक शुरुआत थी। Y2K के बाद IT वर्ल्ड में एक अजीब सा सुकून था, पर यह सुकून तूफान से पहले वाली खामोशी थी। 1990s के एंड में इंटरनेट बूम एक क्रेज बन चुका था। 2000 से भी ज्यादा स्टार्टअप सिर्फ एक आइडिया और एक वेबसाइट पर खड़े थे। हर स्टार्टअप जिसके एंड में .com लगा होता था, इन्वेस्टर्स उसे आंख बंद कर पैसा दे रहे थे। एक बबल बन गया था। सेम लाइक आज के टाइम में हर कंपनी को पैसे मिल रहे हैं जिसके प्रोफाइल में AI लिखा हुआ है। और फिर आता है IT वर्ल्ड का सबसे बड़ा नाइटमेयर। You'll see it tonight and you can describe it any way you'd like. एक दिन में बिलियंस ऑफ डॉलर्स हवा हो जाते हैं। सिलिकॉन वैली जहां सिर्फ कीबोर्ड्स की आवाज सुनाई दिया करती थी, वहां अब सिर्फ खाली चेयरों की आहटें सुनाई दे रही थी। और इस ग्लोबल मेल्टडाउन का सबसे ज्यादा असर पड़ा अमेरिका पर। सत्यम के 80 to 90% क्लाइंट्स जो थे वो अमेरिकन थे।
Y2K के शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स ने उन्हें ऊपर उठाया था और उन्हें इसी की आदत सी लग गई थी। Y2K के खत्म होने के बाद भी सत्यम कंप्यूटर्स के पास जो मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो यूएस बेस्ड शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स थे। वहीं पर सत्यम कंप्यूटर्स के जो कंपेटिटर्स थे वो एक लॉन्ग टर्म पाइपलाइन बना रहे थे। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये सारी कंपनीज लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही थी शॉर्ट टर्म के साथ साथ, और इसके अलावा ये लोग खुद को डाइवर्सिफाई भी कर रहे थे इंडिया, यूरोप और एशियन कंट्रीज में। पर सत्यम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स और डाइवर्सिफिकेशन दोनों से ही काफी दूर था, जिसका नतीजा ये होता है सत्यम का बिजनेस तेजी से गिर जाता है। प्रॉफिट मार्जिन 40% से भी ज्यादा गिर गया। और राजू के लिए ये गिरावट सिर्फ एक फाइनेंशियल नुकसान नहीं था, ये उनकी इमेज का सवाल था, उनके एम्बिशन का और इंडिया के बिल गेट्स होने का। इन्फोसिस को कंपटीटर मानने वाला सत्यम कंप्यूटर्स अब पहली बार पीछे छूट रहा था। प्रेशर अब और ज्यादा रियल महसूस होने लगा था और इस प्रेशर के पीछे एक कारण और था। राजू सिर्फ इन्फोसिस को ही नहीं बल्कि नारायण मूर्ति को भी कंपटीटर समझते थे। उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि सत्यम का प्रॉफिट गिर गया, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इन्फोसिस का प्रॉफिट बढ़ गया। ईगो प्रॉब्लम। और अहंकार ने तो रावण को भी बर्बाद कर दिया था। राजू क्या चीज थे? क्वार्टरली ग्रोथ, इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशंस, मार्केट रेपुटेशन और खुद की ईगो का बोझ, इन सब के दबाव में राजू एक ऐसा फैसला लेते हैं जो फैसला उन्हें एक ऐसे मोड़ पर पहुंचाने वाला था जहां से वापस आना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और फिर पहली बार राजू ने सच को तोड़ना शुरू किया। कंपनी अगर 5 करोड़ कमा रही थी तो राजू उसे 8 या 10 करोड़ दिखाने लगे बैलेंस शीट पर। फेक कैश फ्लो, फेक बैलेंस शीट, फेक इनवॉइसेस, फेक डील्स, फेक क्लाइंट्स। कई क्लाइंट्स तो राजू की बनाई गई खुद की सेल कंपनीज थी। ईआरपी का पूरा एक्सेस एक छोटे से ग्रुप तक सीमित हो गया। किसी प्रोजेक्ट हेड को भी नहीं पता होता था कि सैलरी कितनी कहां जा रही है, किस डील में कितना पैसा खर्च हो रहा है, क्या खर्च हो रहा है, कुछ भी नहीं। ये कोई 1 या 2 बार का एडजस्टमेंट नहीं था। ये झूठ अब एक रूटीन बन चुका था, क्योंकि झूठ का एक ही हिसाब होता है। एक झूठ बोलने के बाद उस झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 नए झूठ बोलने पड़ेंगे। 2003 तक सत्यम के रियल और फेक एसेट्स के बीच का गैप 500 to 600 करोड़ तक पहुंच गया था और साल दर साल ये गैप बढ़ता जा रहा था। राजू ने बाद में अपने लेटर में लिखा था कि इट वॉज लाइक राइडिंग अ टाइगर एंड नॉट नोइंग हाउ टू गेट ऑफ विदाउट बीइंग ईटन। .com क्रैश के बावजूद जब सत्यम ने प्रॉफिट्स दिखाए, फेक प्रॉफिट्स दिखाए, तो शेयर प्राइसेस अपने आप ऊपर चले गए। मार्केट में एक बेसलाइन सा सेट हो गया। राजू उससे नीचे नंबर्स नहीं दिखा सकते थे। अगर उससे नीचे नंबर्स दिखाते तो शेयर प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर जाते। ये एक काइंड ऑफ टाइम बॉम्ब की तरह था जिसका टाइमर बहुत तेजी से चल रहा था। राजू के एक इल्यूजन था कि वो इसे कंट्रोल कर लेंगे। फ्रॉड का टाइम बॉम्ब अब सिर्फ नंबर्स में नहीं था, ये अब सत्यम की जड़ तक पहुंच चुका था। फेक एसेट्स, फेक एम्प्लॉइज, फेक इन्वेस्टमेंट्स, फेक बैंक बैलेंस। सत्यम के साथ साथ राजू की एक और कंपनी थी, मैथस, एक रियल एस्टेट एम्पायर जिसके नाम में सत्यम ही छुपा था। सत्यम का उल्टा करो तो मैथस। काफी टाइम से एक प्रोमिनेंट बिजनेसमैन होने की वजह से आंध्र प्रदेश में राजू की पुरानी दोस्ती थी चंद्रबाबू नायडू से। रामलिंगराजू, a success entrepreneur to address. నారా చంద్రబాబు నాయుడు అనే నేను नायडू आंध्र के सीएम बनते हैं। नायडू ने कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए जिसमें से एक था हैदराबाद टर्न इनटू साइबराबाद प्रोजेक्ट। आईटी पार्क्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मेट्रो, एयरपोर्ट और बहुत कुछ था इस प्रोजेक्ट में। राजू के नाम और नायडू से उनकी पुरानी दोस्ती रंग लाती है। मैट्रस को एक के बाद एक प्रोजेक्ट मिलते जाते हैं। 2004 में सीएम से दोस्ती होने का एक फायदा और मिलता है राजू को। उन्हें एक खबर मिलती है मेट्रो और नए एयरपोर्ट्स के पास होने की खबर। राजू इसे एक जैकपॉट की तरह देखते हैं, एक मौका
जिसे वो सत्यम के फेक और रियल एसेट्स के बीच के गैप को भर सकते थे और साथ ही साथ अपनी जेब भी। राजू मैटर्स के थ्रू ये प्रोजेक्ट जहां बनने वाला था उस एरिया में लैंड एक्विजिशन स्टार्ट कर देते हैं। और पैसा कहां से आता था जमीन खरीदने के लिए? तो वो आता था सत्यम से। सत्यम के शेयर्स जैसे ही ऊपर जाते थे राजू उन्हें बेचकर पैसे मैथर्स में डाल देते थे, जिसकी वजह से उन्हें फेक डील्स, फेक इन्वेस्टमेंट्स, फेक एसेट्स और फेक प्रॉफिट्स शो करना पड़ता था। उनकी मजबूरी बन गई थी ताकि शेयर प्राइसेस ऊपर जाते रहें और राजू जमीन खरीदते रहें। 2008 तक राजू लगभग 8000 एकड़ लैंड एक्वायर कर लेते हैं। मार्केट वैल्यू 3000 करोड़ रुपीस, काफी बड़ा नंबर है। ये सब करते करते एक और नंबर था जो काफी बड़ा हो चुका था, सत्यम के रियल और फेक एसेट्स के बीच का डिफरेंस। ये नंबर 6 सालों में 7800 करोड़ तक पहुंच गया था। ये फ्रॉड अब आईटी सेक्टर से निकलकर रियल एस्टेट तक जा फैला था। पहली बार राजू को सच में अब डर लगने लगा था। फ्रॉड का गैप इतना बड़ा हो गया था कि अब इसे छुपाना मुश्किल हो रहा था। अब कुछ करने की जरूरत थी। तभी राजू को एक आइडिया सूझता है, मैथर्स और सत्यम को मर्ज करके दोनों की बुक्स को बैलेंस करने का आइडिया। राजू सत्यम कंप्यूटर्स के इन्वेस्टर्स के आगे एक प्रपोजल रखते हैं। प्रपोजल ये था कि सत्यम कंप्यूटर राजू की फैमिली ओन्ड कंपनी मैटर्स को 7800 करोड़ में एक्वायर करेगी। हालांकि मार्केट वैल्यू मैटर्स की 3000 करोड़ थी, पर राजू ने इन्वेस्टर्स के आगे इसे भी इन्फ्लेट करके 7800 करोड़ दिखाए, क्योंकि सत्यम से उतने ही पैसे गायब थे। तो अगर उतनी ही वैल्यू की कोई चीज सत्यम खरीद लेती तो बुक्स बैलेंस हो जाती। इन्वेस्टर्स को तुरंत शक होता है कि एक आईटी कंपनी एक रियल एस्टेट कंपनी क्यों खरीद रही है, वो भी इतने ज्यादा प्रीमियम पर। डिसीजन को रोक दिया गया, डील्स पोस्टपोन हो गई। पर इससे पहले कि राजू कुछ संभाल पाते, वो दिन आता है जिसे कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी और गवर्नमेंट कभी भी भूल नहीं पाएगी। Fourth largest investment bank in the world declared bankruptcy. यूएसए की कंपनी लेहमन ब्रदर्स कोलैप्स कर जाती है। 26,000 employees lost their jobs and millions of investors lost all or almost all of their money. और पूरी दुनिया एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्रैश विटनेस करती है, triggering a chain reaction that produced the worst financial crisis and economic downturn in 70 years. इंडिया में मार्केट्स 50% तक गिर गए। रियल एस्टेट पूरी तरीके से फ्रीज हो गया। जिस लैंड को राजू जैकपॉट समझ रहे थे, रातों रात उसकी मार्केट वैल्यू गिर गई। और फिर आउट ऑफ स्ट्रेस या पैनिक 16 दिसंबर 2008 राजू एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं और एक फाइनल अनाउंसमेंट होती है। सत्यम 7800 करोड़ में मैथर्स को खरीद रही है। सत्यम कल अनाउंसमेंट करता है कि हम मेटास को खरीदने की बात करें, डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। पर जैसे ही ये खबर पब्लिक होती है, वो होता है जो इस बर्बादी का एक आखिरी ब्लॉक बनता है। Now there is a fight brewing between the government and Metas. अगले ही दिन सत्यम के शेयर्स न्यूयॉर्क एक्सचेंज पर 55% गिर गए और बीएसई पर 30%। पैनिक में नेक्स्ट डे कंपनी अनाउंस करती है कि डील कैंसिल हो गई, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। और अब जब इन्होंने डील कॉल ऑफ कर दी है, इट वाज लाइक अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। इतना बड़ा सेकअप पब्लिक के ट्रस्ट के स्टॉप लॉस को तोड़ देता है। शेयर्स गिरने लगते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स और ज्यादा पैनिक में आ जाते हैं और कैश आउट कर जाते हैं। शेयर्स पूरी तरीके से गिर जाते हैं। यहाँ से अब कुछ भी संभाल पाना राजू के लिए एक जादू परफॉर्म करने के जैसा था। और इस कोलैप्स के सिर्फ 20 दिन बाद 7 जनवरी 2009 को रामालिंगा राजू एक लेटर लिखते हैं। राजू का लेटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सेबी को मिलता है
और इसके बाद पूरी दुनिया के सामने आ जाता है। कंपनी क्रैश हो गई, शेयर्स 90% गिर जाते हैं। सेबी ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और सीबीआई ने राजू और उनके भाई को अरेस्ट कर लिया। B. Ramalinga Raju allegedly confessed to manipulating his company's account book. सत्यम को BSE, न्यूयॉर्क एक्सचेंज और बाकी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस से डिलीट कर दिया गया। सिर्फ 2 दिन में मार्केट से लगभग 10,000 करोड़ गायब हो गए। इस एक कोलैप्स ने LIC, SBI, म्यूचुअल फंड्स, 3-4 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स सबको भारी नुकसान पहुंचाया। They appointed 3 men it believes could rescue Satyam. जो लोग सत्यम पे विश्वास करते थे उनकी जिंदगी एक पल में पलट गई। You still confident? I mean, or things change every hour? गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लिया, सत्यम को ऑक्शन कर दिया गया। टेक महिंद्रा ने कंपनी को एक्वायर किया और सत्यम एक नए नाम के साथ जिंदा रहा। सीबीआई ने 90 लोगों को कन्विक्ट किया। 14,000 करोड़ रुपए के सत्यम घोटाले में रामालिंगा राजू और उनके भाई को 6 साल बाद फैसला आया। 7 साल की सजा सुनाई गई। कंपनी के पूर्व चेयरमैन रामलिंग राजू समेत सभी 10 दोषियों को 7 साल की सजा सुनाई है। सभी आरोपियों को धारा 420। ऑडिटिंग जाइंट जो कि सत्यम कंप्यूटर्स के ऑडिटर थे, प्राइस वाटर हाउस, उनके ऊपर 2 साल का बैन लगा। ऑडिटर्स को जेल और 5.5 लाख रुपए की पेनल्टी की सजा सुनाई गई। इस स्कैम के बाद गवर्नमेंट ने नए IT रूल्स, लॉज पास किए और अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज बनाई इन चीज़ों के लिए, जिसकी वजह से आज हमारा IT सेक्टर इतनी मजबूती से खड़ा है। ये क्विक एक्शंस लिए गए थे ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स का और फॉरेन कंपनीज का ट्रस्ट इंडिया के ऊपर बना रहे। Strength to ensure that no such Satyam will ever take place. और इंडिया की ग्रोथ में कोई रुकावट ना आए और उसका रिजल्ट आज हम देख भी रहे हैं। इंडिया काफ़ी आगे है IT वर्ल्ड में। इसके साथ ही साथ इंडियन जुडिशरी और इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ का भी ख्याल रखा कि राजू का भी भरोसा इंडियन सिस्टम के ऊपर बना रहे। करीब 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले रामालिंगा राजू को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। जिस आदमी को 7 साल की सजा हुई थी वो सिर्फ 7 महीनों में बेल पर बाहर आ गया। इस देश में कानून का एक इनविजिबल वर्जन भी है जो सिर्फ और सिर्फ अमीरों को दिखाई देता है। एक तरफ जहां कोई गरीब आदमी 2-4 EMI देने में फेल हो जाए, कोई गरीब किसान 2-4 EMI अगर ना दे पाए किसी कारण की वजह से, तो उसके दरवाजे पर गुंडे भेज दिए जाते हैं, उसे बेइज्जत किया जाता है, उसे जलील किया जाता है और उसके सामान को, जो अगर उसने कुछ EMI पे सामान लिया है तो उस सामान को बैंक वाले जो गुंडे भेजते हैं वो उसे उठाकर ले जाते हैं। इनफैक्ट नॉर्मल आदमी, आपके और हमारे जैसे नॉर्मल आदमी भी EMI पर या लोन पर घर या फिर कार खरीदते हैं तो बैंक उसे ले जाती है और उसे ऑक्शन कर देती है। और दूसरी तरफ ये जो बड़े लोग हैं या इन्फ्लुएंशियल, पावरफुल और रिच लोग हैं, वो हजारों करोड़ का स्कैम कर इनफैक्ट कोई भी क्राइम कर बहुत ही आराम से अपनी जिंदगी जीते रहते हैं। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, मैक्सिमम 1 साल, 2 साल, मोस्टली केसेस में इन्हें जेल नहीं होती है। ये या तो बेल पर बाहर रहते हैं या फिर पेरोल पर इनका टाइम बढ़ते जाता है। देश के बाहर मोस्टली ऐसे लोग यूनाइटेड किंगडम शिफ्ट होते हैं, ये क्योंकि उनके लिए लंदन या यूनाइटेड किंगडम जो आप कह लो वो एक हेवन की तरह है। वहाँ के रूल्स इस तरीके के हैं कि वहाँ पर अगर आप एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ की आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी और उसके बाद वहाँ की जैसी आपको सिटीजनशिप मिल गई आपको कोई टच नहीं कर सकता है। बहुत मतलब यूके गवर्नमेंट इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अगर आपके पास यूके का सिटीजनशिप है तो कोई भी दूसरी कंट्री आपको इतनी आसानी से कन्विक्ट नहीं कर सकती है, इतनी आसानी से अरेस्ट नहीं कर सकती है। तो इस तरीके के लोग जनरली इसीलिए यूके निकल जाते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे। आखिर ये लोग कैसे बाहर आ जा रहे हैं? आपके और हमारे जैसे लोग के ऊपर एक छोटा सा FIR हो जाए या छोटा सा कोर्ट केस हो, देश छोड़ो वो शहर से बाहर भी नहीं जा पाता है। इनफैक्ट कितने सारे बेकसूर लोग जिन्होंने कभी कोई गलती की ही नहीं है वो जुडिशरी के चक्कर में फंसकर लाखों पेंडिंग केसेस में उनका केस फंसा रह जाता है और अपनी आधी उम्र वो बिना गलती के सजा काटते हैं जेल के अंदर। और दूसरी तरफ ऐसे लोग जो गलती जिन्होंने की है प्रूफ है बट वो लोग इतने पावरफुल हैं कि उन तक कोई पहुंच नहीं पा रहा है, वो बहुत मज़े से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। पर क्वेश्चन ये सब नहीं है, क्वेश्चन ये है कि आखिर यहाँ पर गलती किसकी है? इतना जो गैप है एक अपर क्लास और मिडिल क्लास और लोअर क्लास के बीच, वो आखिर क्यों है? इसका जिम्मेवार आखिर कौन है?